नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सावन के पवित्र महीने का आज आखिरी सोमवार है। आज सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भगवान शिव का जलाभिषेक लोग कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण है और साथ ही सोम प्रदोष व्रत का संयोग भी है। तो सावन का आखिरी सोमवार है और शिवालयों में भक्तों की भीड़, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। आगर मालवा में अंतिम सोमवार को आज बाबा बैजनाथ की शाही सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी। बाबा की शाही सवारी में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था और दूसरे इंतजाम भक्त मंडल ने किए हैं। वहीं 300 जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है सुरक्षा के लिहाज से। तो आगर मालवा में सोमवार के सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर आज बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकाली जाएगी धूमधाम से। बाबा की शाही सवारी में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है और व्यवस्थाएं पूरी हैं। भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था है, दूसरे इंतज़ाम भी किए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से 300 जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो पवित्र सावन महीने का आज अंतिम सोमवार आगर मालवा में बाबा बैजनाथ की शाही सवारी आज निकलेगी। व्यवस्थाएं पहले से पूरी हैं, भक्तों के भोजन की व्यवस्थाएं हैं और भी कई इंतज़ाम किए गए हैं इस शाही सवारी को लेकर। अनुमान है कि करीब 1 लाख लोग इस शाही सवारी में शामिल होंगे। धूमधाम से बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकाली जाएगी। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी फिलहाल इस समय जुड़ गए हैं और सावन के अंतिम सोमवार को लेकर क्या कुछ उत्साह है भगवान भोलेनाथ के भक्तों में, वो हम जानेंगे। उज्जैन से अजय पटवा और मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन लिए चलते हैं आपको, जहां पर अजय मौजूद हैं। अजय, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप बाबा महाकाल की इस नगरी में? अंतिम सोमवार है सावन के महीने का और क्या कुछ उत्साह, क्या कुछ माहौल फिलहाल? जी देखिए, सावन का महीना है और सावन के महीने में पूरे सावन जो भगवान महाकाल की भक्ति में जो भक्त लगे रहे और साथ ही जो पूरे सावन में जो भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। आज जो है सावन का अंतिम सोमवार है और सोम प्रदोष का भी संयोग बना हुआ है। इसी के साथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रातःकाल भगवान महाकाल की जो भस्मा आरती हुई है उसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जो है भगवान महाकाल का दर्शन किए हैं और साथ ही पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी जो है पहुंचे थे, जिन्होंने भगवान महाकाल की भस्मा आरती में दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। इसके साथ ही जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने भी जो है निकलेंगे। और इसके साथ ही प्रदेश की जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, वो उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए 11 बजे उज्जैन पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद जो महाकाल मंदिर में फेज 2 का जो कार्य चल रहा है उस कार्य का जो है निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही इसके जो सप्त ऋषियों की मूर्ति धाराशायी हो गई थी, सप्त ऋषियों की मूर्ति का भी अनावरण करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो है मूर्तियां मुंबई से आकर जो है अपने स्थानों पर पुनः लग चुकी हैं। बस इंतजार है तो मूर्तियों पर से कपड़ा हटने का। इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर रखी है और पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में लगे हुए हैं, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में जो श्रद्धालु भगवान महाकाल की आराधना करता है, पूजा करता है, उनकी पाठ करता है, उपवास करता है, तो उनकी इच्छाएं पूरी होती है, उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। चाहे वो कुंवारी लड़की हो या फिर महिलाएं हों, वो अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करती हैं। लड़कियां अपने
अच्छे वर की कामना करती हैं। अलग अलग जो व्रत करके जो है भगवान शिव को बनाने का जो है क्रम चलता रहता है और ये पूरे सावन के महीने में चलता रहा। अब जो है दो सोमवार को जो सवारियां निकलेंगी, इसके बाद 9वीं और जो 10वीं वो भादों की निकलेगी और भादों में जो 11 सितंबर के दिन जो शाही सवारी निकलेगी वो भव्य निकलेगी और वो 11 बजे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। जी ठीक है, मंदसौर में क्या कुछ माहौल है सावन के सोमवार को लेकर वो हम जानेंगे। नरेंद्र वहां पर मौजूद। नरेंद्र, क्या कुछ उत्साह देख रहे हैं आप भगवान भोलेनाथ के भक्तों में, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप आज? देखिए, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ महादेव आज शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे और अपने भक्तों का हाल जानेंगे। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव की रजत प्रतिमा का अभी पंचामृत से अभिषेक चल रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये भगवान का रथ है। इस रथ की तैयारी की जा रही है। इस रथ में सवार होकर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव यहाँ पर सवार होंगे और भक्त अपने हाथों से इस रथ को खींचेंगे और ये भगवान पशुपतिनाथ प्रत्येक शहर के प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक घर में भक्तों का हाल जानने के लिए पहुंचेंगे। और इसको लेकर के यहाँ पर शाही सवारी को लेकर के बहुत बड़ा उत्साह है और प्रशासन ने शाही सवारी को भव्य रूप देने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की है और बड़ा उत्साह रहता। आज ऐसा बड़ा त्योहार माना जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव खुद अपने भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। कई तरह की झांकियां इसमें होंगी, कई तरह के कलाकार इसमें होंगे, अखाड़े होंगे और इसमें भोलेनाथ के साथ में भोलेनाथ के गण भी इसमें रहेंगे। तो आज इस शाही सवारी को लेकर के यहाँ पर अपार उत्साह है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर में रुद्रपाठ का आयोजन चल रहा है और इस शाही सवारी को लेकर के बड़ा उत्साह है और यही उत्साह लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। और आप पीछे देख ही रहे हैं कि किस तरह से भगवान के रथ को यहाँ पर सजाया गया है और यह श्रृंगार भगवान पशुपतिनाथ का यहाँ पर रथ तैयार हो जाएगा। उसके बाद में भगवान की जो रजत प्रतिमा है उसको इस रथ में सवार किया जाएगा और उसकी पूजा अभिषेक आरती करने के बाद में भगवान पशुपतिनाथ प्रांगण से निकलेंगे और अपने भक्तों का हाल जानने के लिए यहाँ पर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। जी सुबह। ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अजय, आपका भी बहुत धन्यवाद तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। भोपाल से बड़ी खबर है, आज बीजेपी महिला मोर्चा मनाएगी राखी संघ पाती कार्यक्रम। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को राखी भेंट की जाएगी। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश भर की महिलाएं राखी बांधकर धन्यवाद पत्र सौंपेगी सीएम शिवराज को। तो राजधानी भोपाल में आज बीजेपी महिला मोर्चा राखी संघ पाती कार्यक्रम मनाने जा रही है और सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को राखियां भेंट की जाएंगी। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन है। प्रदेश भर की महिलाएं राखी बांधकर सौंपेंगी धन्यवाद पत्र। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ खास रहने वाला है आज के इस कार्यक्रम में? देखिए, सावन का महीना है और 2 दिन बाद रक्षाबंधन और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार अपनी लाडली बहनों के बीच संवाद कर रहे हैं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम हाउस में आयोजित किया गया है। प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं आज वह सीएम हाउस पहुंचेंगी और प्रदेश के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को आज वह राखी संघ पाती भेंट करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। न केवल वो उनको राखी बांधेगी बल्कि इसके साथ ही उनको एक चिट्ठी भी भेजेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई गई, उन योजनाओं को लेकर धन्यवाद ज्ञापन का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि मंडल स्तर पर जो है वो मध्य प्रदेश महिला बीजेपी ने अभियान चलाया था और उसके तहत प्रदेश भर की महिलाओं को इसके लिए प्रेरित किया था और कई बहनें ऐसी हैं जिन्होंने खुद से जो है वो राखियां तैयार की हैं, पत्र लिखे। उन पत्रों को लेकर आज वह सीएम हाउस पहुंचेगी और कल जिस तरीके से हमने देखा कि कई बड़ी योजनाएं जो घोषणाएं जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के लिए की है, चाहे वह नौकरी में आरक्षण की बात हो, बिजली के बिल माफ करने की बात हो या फिर सावन के महीने में 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो। ये तमाम जो घोषणाएं जो है वो कल की गई। इसके साथ ही राखी के लिए 250 रुपए कल जो है उनके लाडली बहनों के लिए 1 करोड़ 25 लाख जो लाडली बहनें उनके खाते में भेजे गए।
गए। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि आने वाले समय में ये राशि लगातार बढ़ाई जाएगी और महिला सम्मान के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में महिला मोर्चा जो है वो इस अभियान को और भव्य बनाने के लिए आज राखी संपाति अभियान जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रदेश जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सभी बहनें जो है वो राखी भेंट करेंगी। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर जू से एक खुशखबरी आई है। 9 साल की बाघिन जमुना चौथी बार मां बनी। 3 शावकों को जमुना ने जन्म दिया है। बाघिन और शावकों की देखभाल में लगा हुआ है जू प्रबंधन। कुछ महीनों बाद दूसरे बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा उनको। चिड़ियाघर इंदौर चिड़ियाघर में बाघों की संख्या 11 तक पहुंच चुकी है। पिछले 6 महीने में इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में तीसरी बार नन्हे शावकों को जन्म दिया गया है। बाघिन के जरिए नन्हे शावकों की किलकारी गूंजी है और चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक जमुना और शावक पूरी तरह ठीक है, स्वस्थ हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, मध्य प्रदेश को यूं ही टाइगर स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, एक और खुशखबरी इंदौर जू से। बिल्कुल सही बात है। इंदौर जू से बड़ी खुशखबरी आई है कि जो जमुना है बाघिन, उसने 3 शावकों को जन्म दिया है और तीनों येलो टाइगर हैं। इससे पहले जमुना ने 4 शावकों को जन्म दिया था, उसमें 3 येलो टाइगर थे और एक वाइट टाइगर था। इंदौर चिड़ियाघर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब तक 11 बाघ हो गए हैं और 10 यहाँ पर शेर हैं। तो कैट फैमिली में सबसे ज़्यादा 21 ये जो हैं बाघ और शेर इंदौर की चिड़ियाघर में हैं। और जमुना ने जब 3 शावकों को जन्म दिया तो यहाँ पर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। संडे का दिन था तो भारी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि जो बच्चे हैं वो माँ के पास ही रहे, माँ उनको दुलार करती रही। और जो चिड़ियाघर देखने वाले लोग थे, जो वहाँ पर जू में जाने वाले लोग थे, उनमें गजब का उत्साह देखा गया है। तो इंदौर का जो चिड़ियाघर की अगर बात की जाए तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, तब से ये चिड़ियाघर संचालित है और इसमें कई तरह के जानवर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बाघ और शेर इसी चिड़ियाघर में। और जमुना ने जब 3 शावकों को जन्म दिया है और ये जो येलो टाइगर हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लोगों का आकर्षण भी इनके प्रति ज़्यादा दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जमुना तीसरी बार मां बनी है। 3 शावकों को जमुना ने जन्म दिया है और निश्चित तौर पर एक बेहद खुश कर देने वाली खबर, खुशखबरी है। और बाघों की संख्या 11 हो चुकी है इंदौर जू में। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बघेल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग की है। वहीं संतों ने एक सुर में केंद्र से भी मामले में संज्ञान लेने की बात कही। संतों का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाए जाए। साथ ही धर्मांतरण करने वाले लोगों की नागरिकता भी समाप्त की जाए। मनुष्यों के लिए यही है कि अपने अपने धर्म के अनुसार यदि वो धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित है उसमें उनको फल मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए डिम्पल यादव जो कह रहे हैं ठीक है और उनके पार्टी के और सभी लोगों को इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, तो जहाँ जहाँ ह्यूम के संगठन अर्थात कांग्रेस की सरकार है वहाँ धर्मांतरण, बलात्कार, अराजकता, उत्पात और उन्माद ये तो होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनका पैतृक लक्षण है। अगर ऐसा करेंगे नहीं तो कैसे लोगों को गुमराह करेंगे। ये गुमराह करते हुए तो ये 70 साल तक इन्होंने राज किया। धर्मांतरण पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत है। एक ऐसा कानून लाए कि धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त हो।
देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो अपनी सह पर ऐसे लोगों का लालन पालन और पोषण कर रहे हैं जो धर्मांतरण बढ़ाते हैं, लव जिहाद और इत्यादि चीज़ों पर जिनका ज़्यादा फोकस रहता है। जनता की बातों पर, जनता के विकास के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते हैं। और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो न सिर्फ एक राज्य बल्कि संपूर्ण भारत में इन्होंने बहुत तेजी से धर्मांतरण कराया। लोगों छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर कांग्रेस सरकार को घेरा, कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण की आंधी आई है, सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण चल रहा है। की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इस पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंधी आई है। सरकार के कांग्रेस के संरक्षण में बलपूर्वक धर्मांतरण की साजिश चल रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण नारायणपुर की घटना में 75 आदिवासियों को जेल के अंदर इसलिए डाल दिया गया कि वो धर्मांतरित नहीं होना चाहते थे। मिशनरी ताकतों को संरक्षण देके भोले भाले आदिवासियों के ऊपर दबाव डाल के मारपीट गुंडागर्दी की गई और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। वही हालत सरगुजा में है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ धर्मांतरण फैला हुआ है और ये सरकार रोकना नहीं चाहती, जानबूझकर धर्मांतरण को बढ़ावा देती, क्योंकि यहां से लेकर दिल्ली तक उनको आदेश रहता है। धर्मांतरण के आरोपों पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन और कानून के खिलाफ धर्मांतरण नहीं हुआ। आप बताएं किनका हुआ? स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन से और कानून के खिलाफ किसका हुआ? मेरा, आपका, किसका हुआ? नाम बताएंगे तब तो। कौवा कान ले गया तो वो वहाँ देखना है कि हाँ किसका हुआ। नाम बताएंगे तब तो। आप बताएं किनका हुआ स्वैच्छिक? तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने धर्मांतरण के आरोपों पर पलटवार किया है। उनका कहना है स्वैच्छिक धर्मांतरण मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन देकर और कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हुआ है। लगातार जो साधु संत हैं, बीजेपी है, वो कांग्रेस की राज्य सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर धर्मांतरण के आरोप लगा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण के जो मसले हैं वो सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर बीजेपी हमलावर है राज्य सरकार पर। दिल्ली से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक होगी। 1 सितंबर को जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक लेंगे। बैठक में वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। पीएम, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरों पर चर्चा होनी है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, विधानसभा, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। बीजेपी ने कमर कस ली है तैयारियों में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक 1 सितंबर को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर बीजेपी ने एक तरह से कमर कस ली है। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि अभी चुनाव के तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई है, उससे पहले ही उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दिया गया है। इसी के मद्देनजर 1 सितंबर को बीजेपी की एक बड़ी बैठक, कह सकते हैं कि रणनीतिक तौर पर ये बड़ी बैठक होगी, जो गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। और इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से आगामी निश्चित तौर पर तैयारियों को तेज कर दिया है बीजेपी ने विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।